एम्पायर में 2 लेक्चर कर चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर है और 2 लेक्चर के अंतर्गत हमने बेसिक कांसेप्ट्स को पढ़ा हुआ है, ठीक है, और छत्रपति शिवाजी महाराज राज्य के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि शिवाजी महाराज के समय में जो भू राजस्व व्यवस्था थी, जो टैक्सेशन सिस्टम था, वो कैसा था, और उसके बाद हम आएंगे कि शिवाजी महाराज के बाद जो उत्तराधिकारी हुए उनके, जैसे संभाजी हुए, राजा राम हुए, साहू जी हुए, उनके बारे में हम बात करेंगे, राजा राम हुए, साहू जी हुए, उनके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके, ठीक है भैया। चलिए, हाँ, पुरंदर की संधि दो है, एक पुरंदर की संधि जो 1665 में हुई, ये पुरंदर की संधि केवल कही जाएगी या पुरंदर की पहली संधि कही जाएगी, और एक पुरंदर की संधि और है जो आगे चलकर 1776 में पहले आंग्ल मराठा युद्ध के दरमियान देखने को मिलेगी, किसके किसके बीच, रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ, ठीक है, रघुनाथ राव नहीं थे, दूसरी तरफ पेशवा थे, ठीक है, वो हम आगे जब आंग्ल मराठा युद्ध बता रहे होंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप टेंशन कतई मत लीजिए, ठीक है। फिलहाल हम देखेंगे क्या भैया, हम देखने जा रहे हैं क्या भैया, हम देखने जा रहे हैं शिवाजी का लैंड रेवेन्यू सिस्टम। क्या देखने जा रहे हैं भैया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो आइए देख लिया जाए शिवाजी महाराज का लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, ठीक है। तो शिवाजी महाराज के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को समझते हैं, और सबसे पहले तो ये कि आप ये देखिए कि भाई शिवाजी महाराज है ना, भू राजस्व व्यवस्था की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं हम बात करने जा रहे हैं भू राजस्व व्यवस्था की। किसकी भैया, भू राजस्व व्यवस्था की। तो भू अंडरस्टूड है कि शिवाजी महाराज ही पढ़ा जा रहा है, तो शिवाजी महाराज का, तो शिवाजी महाराज की भू राजस्व व्यवस्था या लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जो सबसे पहली बात आपको जाननी है वो क्या जाननी है कि भैया मलिक अंबर से प्रभावित। किससे प्रभावित थी, मलिक अंबर से प्रभावित, ठीक है ना, मलिक अंबर से प्रभावित। मतलब यह है कि इनकी जो व्यवस्था थी वो मलिक अंबर से प्रभावित थी। आप देखिए शिवाजी महाराज का जो जन्म है ना, शिवाजी महाराज का जो बचपन है वो कहां कटा था, शिवाजी महाराज का जो बचपन है वो बीता अहमदनगर के अंतर्गत, ठीक है ना। हाँ जी, शिवाजी महाराज का जो बचपन है वो अहमदनगर के अंतर्गत बीता था, और अहमदनगर का जो वजीर था वो मलिक अंबर था। तो जाहिर सी बात है कि इनके कार्यशैली और इनके शासन प्रशासन में मलिक अंबर की व्यवस्थाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मलिक अंबर से प्रभावित, ठीक है, किससे भैया, मलिक अंबर से प्रभावित, मतलब कह सकते हैं कि इंस्पायर्ड फ्रॉम, ठीक है ना, व्यवस्था से प्रभावित। जस्ट स्टार्ट हुआ है, लिखना शुरू करें यहीं से, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि माप का आधार क्या था, ठीक है, माप का आधार जो हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, माप का आधार, ठीक है। तो माप का आधार की अगर बात करते हैं, मतलब बेसिस ऑफ जो मेजरमेंट था वो क्या था भैया, तो बेसिस ऑफ मेजरमेंट जो था ये था जरीब या काठी। क्या था, जरीब या काठी। क्या कहेंगे, या तो आप जरीब कहेंगे या तो क्या कहेंगे, काठी कहेंगे, ठीक है ना, जरीब या काठी, ठीक है, जरीब या काठी, ठीक है, जरीब या काठी, ठीक। इसी प्रकार से और आगे बढ़े तो आप समझिए कि भाई एक वर्ग, ठीक है, एक वर्ग मतलब एक स्क्वायर या एक बीघा बराबर कितना होता था, तो एक वर्ग या एक बीघा, ठीक है, तो एक वर्ग या एक बीघा मतलब एक स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर या फिर एक बीघा बराबर कितना हुआ करता था, तो एक वर्ग या एक बीघा बराबर जो होता था ये क्या था, एक वर्ग या एक बीघा बराबर क्या होता था भाई, कोई भी भूमि जो कि क्या हो, ऐसे समझिएगा, हाँ जी ऐसे, ठीक है, कि एक वर्ग या एक बीघा का मतलब क्या हुआ था, 20 काठी लंबी और 20 काठी चौड़ी, ठीक है, मतलब कोई भूमि ऐसी है जो 20 काठी लंबी है और 20 काठी ही चौड़ी है, ठीक है ना, 20 काठी ही चौड़ी है, तो उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था एक वर्ग या एक बीघा, ठीक है ना, हाँ जी भैया, ठीक है, एक वर्ग या एक बीघा, ठीक है। अच्छा, या इसको हम और क्या कह सकते हैं कि एक काठी 20 काठी स्क्वायर भी तो कह सकते हैं इसे, ठीक है, अगर देखा जाए कैलकुलेट किया जाए तो हम इसे 20 काठी स्क्वायर भी कह सकते हैं, ये तो 20 काठी स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जो भी है तो क्या मैथमेटिकल उतना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 20 काठी लंबाई और 20 काठी चौड़ाई, ठीक है, तो ऐसी कोई भूमि जिसकी लंबाई भी 20 काठी हो, जिसकी चौड़ाई भी 20 काठी हो, ठीक है, तो उसे कहते थे एक वर्ग या एक बीघा। जी हाँ, पहली स्लाइड लिखना शुरू करिए। चलिए, अब इसी प्रकार से और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से और आगे बढ़िए, इसमें और क्या चीजें हैं, तो जैसे एक लाइन इसमें डालिए कि भाई एक चावल बराबर कितना होता था, एक चावल बराबर क्या होता था, तो एक चावल बराबर होता था, एक चावल, ठीक है ना, एक चावल बराबर कितना होता था, एक चावल बराबर होता था 120 बीघा, ठीक है, एक चावल बराबर क्या होता था भैया, तो एक चावल बराबर 120 बीघा होता था, ठीक है, एक चावल बराबर क्या होता था, 120 बीघा होता था। चावल का मतलब समझ रहे हैं, हाँ जी, ये भी माप का ही, ठीक है, माप का एक तरीका है, ये भी क्या है भैया, ये माप का एक तरीका है, ठीक है। अच्छा, और क्या था भाई, कर वसूली का जो आधार था, कर वसूली का आधार मुख्यतः रैयतवाड़ी थी, कर वसूली का आधार, ठीक है, कर वसूली का आधार, ठीक है, मुख्यतः कर वसूली का आधार कैसा था, मुख्यतः रैयतवाड़ी, ठीक है, मुख्यतः रैयतवाड़ी था, ठीक है, कर वसूली का आधार मुख्यतः रैयतवाड़ी था, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं आप कि द बेसिस ऑफ टैक्स कलेक्शन रैयतवाड़ी, ठीक, इसका क्या मतलब है, रैयतवाड़ी था मतलब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि टैक्स सीधे किसानों से लिया जाता था, टैक्स सीधे किसानों से लिया जाता था, ठीक है, टैक्स सीधे किसानों से लिया जाता था, ठीक है ना, हाँ, टैक्स सीधे किसानों से लिया जाता था, ठीक है, हाँ, लिया जाता था। इसका क्या मतलब है कि टैक्स सीधे किसानों से लिया जाता था, मतलब कि टैक्स कलेक्ट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स, ठीक है ना, डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स। अब इसको समझिए, क्योंकि पूरा ये लिखा जा चुका है तो अब इसको हम आपको समझा पाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, देखिए सारी बात समझिए, बहुत जल्दबाजी मत किया करिए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देंगे सब समझ में आएगा, नहीं तो आप यहाँ लिख रहे हैं कि सर रैयतवाड़ी क्या होता है, ये लिखने में तो टाइम जाता है, आपको क्या लगता है, नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, हमें भी पता है, सबको नहीं पता होगा, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब पता चलेगा। देखिए, तो इसमें मामला क्या है, इसमें मामला ऐसे समझिए कि भाई हम बात कर रहे हैं भू राजस्व व्यवस्था की, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भू राजस्व व्यवस्था। भाई भू राजस्व व्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि भूमि पर लिया जाने वाला राजस्व, मतलब लैंड जो होती है, जो खेती बाड़ी है, जो जमीन है, उस पर जो रेवेन्यू होता था उसकी बात, ठीक है ना। हाँ जी, तो बात समझिएगा, जो भू राजस्व व्यवस्था है, ठीक है, इसका मतलब है कि भूमि पर राजस्व लेना, मतलब भूमि पर, जमीन पर टैक्स लेना, ठीक है, और ये जमीन पर टैक्स का सिस्टम तो पुराना है, मतलब प्राचीन काल से ही खेती बाड़ी पर जमीन पर टैक्स लिया जाता है, ठीक है ना। और आप देखिए कि भाई यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भू राजस्व कैसा हुआ करता था, क्योंकि टैक्स वसूलेंगे नहीं तो राजा शासन प्रशासन को कैसे चलाएंगे, उसके लिए खर्चा कहां से आएगा, ठीक है। तो भाई भू राजस्व सबके समय में था, शिवाजी के समय में जो राजस्व व्यवस्था थी वो मलिक अंबर की से प्रभावित थी, मतलब इनकी जो राजस्व व्यवस्था का सिस्टम था वो मलिक अंबर से प्रभावित था। क्यों? क्योंकि मलिक अंबर अहमदनगर का, मलिक अंबर जो है ये अहमदनगर का वजीर हुआ करता था, और ये वही आपका अहमदनगर है जहां पर ज्यादातर समय शिवाजी महाराज ने गुजारा था अपने बचपन का, क्योंकि यही अहमदनगर के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था, इनके पिताजी अहमदनगर के यहाँ ही नौकरी करते थे, ठीक है ना। अच्छा, माप का आधार क्या था, ठीक है, माप का आधार जैसे आज के समय में मीटर सेंटीमीटर होता है, तो वैसे ही उस समय माप का आधार क्या था भैया, जरीब या काठी था, ठीक है ना। एक वर्ग या एक बीघा जमीन का मतलब था 20 काठी लंबाई और 20 काठी चौड़ाई है उसकी, ठीक है, तो अगर कोई भी जमीन 20 काठी लंबी और 20 काठी चौड़ी थी, ठीक है, तो उसे क्या किया जाता था, उसे कहा जाता था एक वर्ग या एक बीघा, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चावल बराबर क्या होता था, एक चावल बराबर 120 बीघा होता था। कर वसूली का आधार रैयतवाड़ी था, इसका क्या मतलब था, देखिए रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का
के समय में भी आप देख रहे हैं कि रैयतवाड़ी सिस्टम ही चल रहा है। मतलब ये कि ऐसा सिस्टम जिसमें सीधे किसानों से टैक्स लिया जाता हो, जिसमें बीच में कोई दलाल ना हो, कोई बिचौलिया ना हो, कोई जमींदार ना हो, ठीक है ना। मतलब किसानों से टैक्स लेने कोई दलाल नहीं जाएगा, कोई बिचौलिया नहीं जाएगा, कोई ठेकेदार नहीं जाएगा, कोई जमींदार नहीं जाएगा, बल्कि किसानों से टैक्स लेने सीधे अधिकारी जाएंगे, ठीक है। मतलब सीधे सरकार टैक्स लेगी, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो शिवाजी के समय में ऐसी ही व्यवस्था थी, ठीक है ना। चलिए भैया, ठीक है। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़े। अहमदनगर आज के हिसाब से आप देखेंगे तो महाराष्ट्र और उसके आसपास का थोड़ा बहुत एरिया कवर करता है, और पूरा महाराष्ट्र नहीं, जो उत्तरी पूर्वी महाराष्ट्र है, ठीक है फिलहाल। अब इसके बाद आप यहाँ ये देख लीजिए कि जो टैक्स वसूलने वाले अधिकारी होते थे, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, डायरेक्टली टैक्स लिया जाता था, तो टैक्स वसूलने वाले जो अधिकारी थे, ठीक है, इनको आप देखिए, जैसे सबसे छोटा गांव में क्या हुआ करता था, गांव में पाटिल या पटेल हुआ करता था। इसके ऊपर क्या था, परगना, तो परगना में क्या हुआ करता था, कारकुन हुआ करता था, और उसके ऊपर क्या था, प्रांत, प्रांतों में कौन हुआ करता था, सूबेदार हुआ करता था। तो ये सिंपल सी चीज है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो ये देखो सबसे छोटी इकाई क्या थी शासन प्रशासन की, गांव। गांव का समूह क्या कहलाता था, परगना, और परगने का समूह क्या कहलाता था, प्रांत, ठीक है, मतलब स्टेट एक तरह से, ठीक है ना। तो गांव का प्रमुख पाटिल या पटेल, परगना का प्रमुख कारकुन, और प्रांत का प्रमुख सूबेदार। सिंपल है भैया, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आ जाइए जरा चौथ कर देख लीजिए, ठीक है ना। और आप यकीन मानिए आपके काम की सारी चीज बताई जाएगी, आप इत्मीनान रखकर पढ़ेंगे। चौथ कर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चौथ कर में जो पॉइंट याद करना है, पहली चीज आपको याद रखनी है कि चौथ कर क्या था भैया, ये पड़ोसी राज्यों से वसूल की जाती थी। चौथ कर क्या होता था, पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था, पड़ोसी राज्यों से, है ना। आपको बेटा जो जैसे देने लगा है, अब ये पड़ोसी राज्यों से वसूल की जाती थी। इसकी मात्रा राज्य की आय का 1/4 थी, और इसके बदले पड़ोसी राज्यों को शिवाजी के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। मतलब आप समझिए कि चौथ क्या था। पहली बात तो दो प्रसिद्ध टैक्स है मराठा साम्राज्य से रिलेटेड, शिवाजी महाराज से रिलेटेड, जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कई बार तो पेपर में क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे ही पूछ लेता है कि चौथ तथा सरदेशमुखी टैक्स का संबंध किससे है। क्या पूछता है, चौथ तथा सरदेशमुखी टैक्स का संबंध किससे है, ठीक है। तो आप बताते हैं शिवाजी महाराज से या मराठा भू राजस्व व्यवस्था से, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं क्या पूछता है भाई, सीधा सीधा ऐसे पूछेगा कि क्या, कि भाई चौथ क्या है या सरदेशमुखी क्या है, तो आप बताएंगे मराठा भू राजस्व, ठीक है ना। ऐसे देखिए, ठीक, मैंने बता तो दिया कि गांव का जो ग्रुप होता था, समूह होता था, उसको परगना कहते हैं। आज की डेट में भी तो गांव में होता है कि गांव का जो समूह होता है वो आपका कोई ना कोई ब्लॉक बनता है, ब्लॉक का जो समूह होता है वो कोई ना कोई तहसील बनता है, तहसीलों का समूह जिला बनता है, जिलों का समूह मंडल बनता है। तो वैसे उस टाइम पे भी था कि गांव के समूह को परगना और परगने के समूह को प्रांत कह लेते थे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए। तो चौथ कर की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे थे, चौथ कर की। तो चौथ कर की हम बात करें तो हमने कहा देखो चौथ कर के बारे में एकदम सिंपल समझिए कि एक प्रकार का क्या था, एक प्रकार का सुरक्षा टैक्स था भाई। आप इसको एक प्रकार का सुरक्षा टैक्स या सैनिक कर कह सकते हैं, सैन्य कर कह सकते हैं, ठीक है। जैसे जो मराठों का राज्य था वो तो था ही था, ये अपने राज्य के लोगों से नहीं वसूलते थे। चौथ टैक्स जो होता था वो मराठों द्वारा अपने क्षेत्र के लोगों से नहीं लिया जाता था, ठीक है, अपने क्षेत्र के लोगों से नहीं लिया जाता था, ये पड़ोसी राज्य से लिया जाता था। जैसे मान लीजिए यूपी है तो पड़ोसी राज्य कौन सा है, बिहार है, मध्य प्रदेश। वैसे ही कि मराठे है ना, जो जिस क्षेत्र में इनका अपना शासन था उसका जो पड़ोसी राज्य होता था उससे लेते थे, और बदले में क्या होता था, बदले में इस बात की गारंटी होती थी कि उस पर ना तो हमला करेंगे, ना कोई लूटपाट करेंगे, ना किसी को करने देंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीज सीधी सी है कि चौथ कर का मतलब हो गया क्या, कि भैया जो भी चौथ कर देगा वो सुरक्षित रहेगा, ना तो मराठे हमला करेंगे कभी उस पर, ना कभी किसी को करने देंगे, ठीक है ना। चलिए सरदेशमुखी की बात करें। सरदेशमुखी जो है यह भी पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था। एक्चुअली में मराठी ये मानते थे कि उनके पूर्वज इस देश के मालिक है, ठीक है ना। मराठी ये मानते थे कि उनके पूर्वज जो है इस देश के स्वामी है, मालिक है, और इस वजह से इस देश में जो भी कोई रह रहा है उसे एक सरदेशमुखी मतलब अपनी भूमि का, अपने जमीन के किराए के रूप में मराठों को देना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये जो है उस क्षेत्र में जितना भी लैंड रेवेन्यू होता था, भूमि कर होता था, उसका 10%। मतलब ये समझिए कि अगर किसी राज्य में, जैसे ये मराठों का राज्य है, जैसे ये मराठों का राज्य है, ठीक है ना, और पड़ोस में मान लीजिए कोई दूसरा राज्य, मान लीजिए बीजापुर है, ठीक है ना। तो इन्होंने कह दिया, मराठों ने बीजापुर के क्षेत्रों में वसूली करनी शुरू करी, ठीक है, दूसरे के क्षेत्रों में वसूली करते थे, ठीक है, शुरू करी। अब इस क्षेत्र में मान लिया कि 100 रुपए लैंड रेवेन्यू होता है, 100 रुपए लैंड रेवेन्यू मतलब भूमि कर होता है, तो इस 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, तो 10 रुपए मराठों को चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप बीजापुर को 90 रुपए दीजिए, 100 रुपए दीजिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो ये चीज था, और कई जगहों पर ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है भैया, बिल्कुल। तो चौथ और सरदेशमुखी दोनों ही आपको याद रखना है, ठीक है, चौथ और सरदेशमुखी दोनों ही आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए सरदेशमुखी के बाद जरा सरजामी प्रथा भी देख लीजिए। देखिए सरजामी प्रथा से अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैसे आपको बता दें कि जो चौथ, सरदेशमुखी और सरजामी, ये तीनों ही ऐसे हैं जैसे क्वेश्चन आपको डिटेल में नहीं पूछता कि चौथ क्या था या सरदेशमुखी क्या था, मतलब उसे डिटेल में नहीं जाना है। जो आपने सरदेशमुखी के बारे में देखा कि सरदेशमुखी में ये है, ये ऐसे ऐसे है, या चौथ में देखा वो उतना नहीं पूछता भाई। सिंपल सा है कि चौथ क्या था, तो आप बताएंगे मराठा कर, मराठा टैक्स बस, या मराठा भू राजस्व का हिस्सा, खत्म, ठीक है ना। वैसे ही सरदेशमुखी से पूछेगा। अगर सरजामी प्रथा की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आया कि सरजामी प्रथा का संबंध किससे, सरजामी प्रथा का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे क्या भैया कि सरजामी प्रथा, एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सरजामी प्रथा का संबंध किससे है, तो सीधा आंसर था मराठा भू राजस्व से, खत्म, ठीक है, मराठा भू राजस्व, ठीक है। अब सरजामी क्या होता है, आप समझिए कि इस काल में मराठा जागीरदारों को सरजामी भूमि उनके जीवन निर्वाह के लिए दी जाती है। इससे मिलने वाली आय से वे अपना जीवन निर्वाह करते थे, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझिए कि सरजामी प्रथा का क्या तात्पर्य हुआ, जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे एग्जाम की, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, कल को आप स्टेशन मास्टर हो जाए, या कल को आप लोको पायलट हो जाए, आप कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो कल को जब आपको नौकरी मिले तो सरकार कहे कि हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, सरकार कहे कि हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, हम आपको 10 बीघा जमीन देते हैं, वो 10 बीघा जमीन जो है वो आपकी भी, बदले में आप मेरे यहाँ नौकरी करो। अब आप जानो कि उस 10 बीघा जमीन पर खेती बाड़ी कराकर उससे जो आएगा उससे आप अपना जीवन निर्वाह कराओगे, या फिर उस 10 बीघा जमीन में से 1 बीघा ठीक है किसी को बेचकर बाकी 9 बीघे पर घर बनवा के उसे रेंट पे उठाकर उससे जो पैसा आएगा उससे आप अपना जीवन चलाओगे, या आपकी मर्जी, ठीक है ना। अजय भैया, तो ये इस चीज को ध्यान रखना है कि सरजामी प्रथा क्या है, सरजामी प्रथा जो है ये मराठा भू राजस्व से संबंधित है, ठीक है ना। अरे एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं होगा मुझे भी पता है, ठीक है, भावुक हो जाते हैं तुम लोग, ठीक है। चलिए तो सरजामी प्रथा समझ गए कि मतलब जो मराठा अधिकारी होते थे उनको क्या किया जाता था भैया, मराठा अधिकारियों को उनके जीवन निर्वाह के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, उनका खर्चा चलाने के लिए जमीन दी जाती थी, और उसी को कहते थे क्या भैया, उसी को कहते थे सरजामी प्रथा, ठीक है ना। अब जो मन करे वो कर लेना भैया, बाकी अब हम यहाँ से पढ़ेंगे क्या, यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी, ठीक है, यहाँ से पढ़ने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी। और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ना मतलब ये कि शिवाजी महाराज के बाद के जो छत्रपति हुए उनके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं संभाजी के बारे में, ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं संभाजी के बारे में। और संभाजी आप समझिए दूसरे छत्रपति हैं, ठीक है ना। अजय ये दूसरे छत्रपति हैं। इसमें एक चीज समझिए कि अगर हम संभाजी की बात करते हैं
जब शिवाजी महाराज से मामला कुछ ऐसा हुआ था कि शिवाजी महाराज 1680 के आसपास बीमार पड़े। ठीक है, शिवाजी महाराज के जीवन के अंतिम समय में शिवाजी महाराज की बीमारी के कारणों में यह भी था कि कुछ डिस्प्यूट हो गया था। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि शिवाजी महाराज और इनके जो बड़े बेटे संभाजी थे, इन दोनों के बीच में कुछ बातों को लेकर डिस्प्यूट था और यहाँ तक यह डिस्प्यूट इतना आगे बढ़ गया कि आप समझिए कि जिस समय शिवाजी महाराज की डेथ हुई थी, ठीक है ना, जिस समय शिवाजी महाराज की डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, उस समय इनके बड़े बेटे जो संभाजी थे वो पन्हाला के किले में कैद थे। जी मतलब इन्हें जेल में रखा गया था एक तरह से। ठीक है, एक तरह से मतलब इनको अरेस्ट करके रखा गया था, डिटेन करके रखा गया था पन्हाला के किले में, जेल में रखा गया था, पन्हाला के किले में रखा गया। ठीक है, तो मतलब शिवाजी महाराज की जिस समय डेथ हुई उस समय इनके बड़े बेटे जो संभाजी हैं ये पन्हाला के किले में क्या है, डिटेन है, नजरबंद है या कैद है और शिवाजी महाराज बने अगले शासक बने। यही कारण है कि शिवाजी महाराज की डेथ के बाद जो राज्याभिषेक होता है, जो कोरोनेशन होता है तिवारी जी, ये कोरोनेशन किसका होता है? ये कोरोनेशन संभाजी का नहीं होता बल्कि राजा राम का होता है। किसका होता है? राजा राम का होता है। ठीक, तो आप समझिए कि संभाजी कैद में है, पन्हाला के किले में डिटेन है, शिवाजी महाराज की डेथ हो रही है और शिवाजी महाराज की डेथ के बाद क्या किया जा रहा है? संभाजी की जगह पर राजा राम का राज्याभिषेक हो रहा है। राजा राम कौन है? संभाजी के छोटे भाई और शिवाजी महाराज के छोटे बेटे। लेकिन जो राजा राम है संभाजी के छोटे भाई, शिवाजी महाराज के छोटे बेटे, राजा राम की अष्टप्रधान से नहीं बनी और मुख्य रूप से जो सेनापति थे उससे नहीं बनी, जो सेनापति थे उससे नहीं बनी और इस वजह से सेनापति ने संभाजी को पन्हाला के किले से आजाद कर दिया। सेनापति ने पन्हाला के किले से संभाजी को क्या किया? आजाद कर दिया। तो संभाजी ने राजा राम को हटाकर खुद का राज्याभिषेक कराया क्योंकि संभाजी के पास सेना का समर्थन था, क्योंकि सेनापति उनके साथ था। मतलब यह है कि शिवाजी महाराज की डेथ के समय संभाजी महाराज पन्हाला के किले में कैद थे और शिवाजी महाराज की डेथ के बाद जो राज्याभिषेक हुआ वो उनके छोटे भाई का हुआ, छोटे बेटे का हुआ था जिसका नाम था राजा राम महाराज। ठीक है भैया, लेकिन वही है कि फिर संभाजी ने बहुत जल्दी चीजों को कंट्रोल कर लिया तो फिर संभाजी राजा बने। ठीक है, तो संभाजी के बारे में पढ़ रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे यह भी कि संभाजी जो राजा बन रहे हैं, ठीक है, इनके लिए चुनौतियां बहुत बड़ी-बड़ी होने वाली है, इनके लिए चुनौतियां बहुत बड़ी-बड़ी होने वाली है। ये ज्यादा समय तक चल नहीं पाएंगे और अंततः मुगलों के खिलाफ शहीद हो जाएंगे। ठीक है ना, हाँ जी, मुगलों के खिलाफ शहीद हो जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं संभाजी के बारे में। और मुगलों के खिलाफ जब भाई संघर्ष में अंततः संभाजी को मार दिया जाएगा। ठीक है, मुगलों के खिलाफ संघर्ष में अंततः संभाजी को मार दिया जाएगा। ठीक है ना, हाँ जी भैया, बिल्कुल संभाजी दूसरे छत्रपति है। राजा राम का राज्याभिषेक हुआ जरूर लेकिन राजा राम कंटिन्यू नहीं कर पाए, इस वजह से संभाजी को ही दूसरा छत्रपति माना जाता है। ठीक है ना, अब देखिए, ठीक है, संभाजी राजा राम को हटाकर बन तो गए लेकिन इनके लिए चैलेंजिंग रहा, मुगलों द्वारा इन्हें मार दिया गया और न केवल संभाजी को मारा गया बल्कि इनकी जो पत्नी है येसुबाई और इनके जो बेटे हैं शाहू जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और उन्हें मुगलों ने कैद कर दिया। मतलब लगभग 9-10 साल तक शासन चलेगा संभाजी का, फिर संभाजी मार दिए जाएंगे, इनके परिवार को डिटेन कर दिया जाएगा मुगलों के द्वारा। तो संभाजी का पूरा परिवार ठीक है एक तरह से साइड हो जाएगा। फिर कौन बचेगा? इनके छोटे भाई राजा राम। फिर राजा राम जो है वो छत्रपति बनेंगे, लेकिन राजा राम का भी संघर्ष चलेगा मुगलों के साथ और अंततः राजा राम की स्वैच्छिक मृत्यु हो जाएगी 1700 ईस्वी में। और जब राजा राम की मृत्यु हो जाएगी तो राजा राम के अल्पवयस्क बेटे, राजा राम के अल्पवयस्क बेटे शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठाकर उसकी माता ताराबाई शासन को संभालेंगी और चीजें धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगी। और फिर क्या होगा कि संभाजी के बेटे जो कि मुगलों के कैद में जाएंगे और साहू जी, उन्हें 1707 में आजाद कर दिया जाएगा औरंगजेब की डेथ के बाद। औरंगजेब की डेथ के बाद क्या किया जाएगा? साहू जी को आजाद कर दिया जाएगा और साहू जी आकर ताराबाई से युद्ध कर लेंगे। ठीक है भैया, चलो बेटा बहुत अच्छा किया भैया, कैसे कर लिया, वेरी गुड। ईश्वर करे कि अगली बार ज्ञान में करो। आओ पढ़ो। अब देखो भैया संभाजी की बात करें तो संभाजी के बारे में चीजें लिखते चले। भाई आप जानते हैं कि संभाजी कौन है? शिवाजी महाराज के पुत्र हैं। ठीक है ना, और इनकी संभाजी के बारे में भाई इनका राज्याभिषेक, ठीक है, राज्याभिषेक कब हुआ होगा? राज्याभिषेक मतलब 1680। ठीक है, 1680 में राजा बने। इन्होंने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया? इन्होंने अपना सलाहकार किसे बनाया? सलाहकार का मतलब एडवाइजर। इन्होंने अपना एडवाइजर बनाया अपने मित्र को जिसका नाम था कवि कलश। क्या नाम था? कवि कलश। ठीक है ना, तो कवि कलश इनका मित्र भी था और इसे ही इन्होंने क्या किया? अपना सलाहकार बनाया कवि कलश को। ठीक है, इसे भैया कवि कलश को इन्होंने अपना सलाहकार बनाया। और क्या किया इन्होंने? शाहजादा अकबर। शाहजादा अकबर कौन है? शाहजादा अकबर जो है, ठीक है, शाहजादा अकबर औरंगजेब का होता है और इसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। शाहजादा अकबर को संरक्षण दिया। शाहजादा अकबर को क्या किया इन्होंने? संरक्षण दिया। ठीक है ना, हाँ जी, मतलब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट प्रिंस समझिए। ये शाहजादा अकबर है, वो अकबर और ये अकबर है। ठीक है ना, हाँ जी भैया, तो शाहजादा अकबर, ठीक है, देखिए शाहजादा अकबर को संरक्षण, ये शाहजादा अकबर वो है जिसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करके जब शाहजादा अकबर संभाजी के पास शरण मांगने आया तो संभाजी ने शाहजादा अकबर को शरण दे दिया, उसकी सहायता करी, ये सोचकर कि शाहजादा अकबर अगर अपने इस विद्रोह में सफल रहता है तो हमें मुगलों का सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन शाहजादा अकबर तो सफल नहीं हुआ और औरंगजेब नाराज हो गया। ठीक है ना, औरंगजेब ने संभाजी के ऊपर शाहजादा अकबर को भड़काने का आरोप लगाया और इसी वजह से संभाजी के खिलाफ मुगल सेना ने चढ़ाई कर दी। बात समझे ना? तो संभाजी जो है जिन्होंने कवि कलश को अपना सलाहकार बनाया था, इन्होंने औरंगजेब के विद्रोही शाहजादा अकबर को संरक्षण दिया तो औरंगजेब ने इनके ऊपर शाहजादा अकबर को भड़काने का आरोप लगाया और इनके खिलाफ, ठीक है, मुगल आर्मी लग गई और इसका परिणाम ये हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि मुगल सेनापति मकर्रब खान ने मार दिया। मुगल सेनापति मकर्रब खान ने मारा। मुगल सेनापति मकर्रब खान ने मारा। ठीक है, मुगल सेनापति मकर्रब खान ने मारा। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि किल्ड बाई मकर्रब खान। ठीक है, किल्ड बाई मुगल कमांडर मकर्रब खान। तो मकर्रब खान के द्वारा इन्हें मार दिया गया। ठीक है, और न केवल इनको मारा गया बल्कि इनके पत्नी और पुत्र शाहू जी को, इनके पत्नी और पुत्र शाहू जी को मुगलों ने कैद कर लिया। मुगलों ने क्या किया? मुगलों ने कैद कर लिया। ठीक है, तो मुगलों ने कैद कर लिया। ठीक है, मुगलों ने कैद कर लिया। तो ये चीजें भैया मतलब कह सकते हैं ये हो गई बात किसकी? संभाजी की। ठीक है, और आप समझ रहे हैं कि संभाजी का भाई संभाजी की डेथ हो गई, यहाँ पर मार दिया गया मुगल सेनापति मकर्रब खान के द्वारा। इनकी पत्नी और इनके पुत्र शाहू जी को मुगलों ने कैद कर लिया। तो अब इनके छोटे भाई का परिवार बचा। ठीक है ना, हाँ जी, और वो छोटा भाई कौन है? राजा राम। ठीक है, तो अब हम राजा राम के बारे में पढ़ लें। तो अगले जो छत्रपति बनेंगे वो कौन बनेंगे? अगले छत्रपति बनेंगे राजा राम। अगले छत्रपति अब कौन बनेंगे भैया? राजा राम जो है वो अगले छत्रपति अब बनेंगे। ठीक है, अब छत्रपति बन गए राजा राम। ठीक है, तो 1689 में, इन्हीं के समय में 1689 में रायगढ़ मुगलों के अधिकार में चला गया। ठीक है, 1689 में, ठीक है ना, रायगढ़
मुगलों के अधिकार में चला गया, मुगलों के अधिकार में चला गया, ठीक है, अधिकार में चला गया, ठीक है। 1689 में रायगढ़ मुगलों के अधिकार में चला गया, ठीक है। ये तो कैसा अच्छा है, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1689 में क्या हुआ भैया, 1689 में, ठीक है, 1689 में रायगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया, रायगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। रायगढ़ याद है ना, ये राजधानी हुआ करती थी मराठों की छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से, यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, ठीक है ना, है ना। यहाँ पर कोई युद्ध का नाम नहीं था भैया, ठीक है। 1689 में रायगढ़ पर मुगलों का अधिकार, ठीक है ना, मतलब सीधे सीधे है कि रायगढ़ कैप्चर्ड बाय रायगढ़ इन 1689, ठीक है। तो ये यहाँ से आया था, याद रखेंगे, ठीक है। रायगढ़ कैप्चर्ड बाय मुगल्स इन 1689, ठीक है भैया। अच्छा, अब हम इस पर आते हैं, ठीक। तो रायगढ़ क्या हो गया, रायगढ़ जो कि शिवाजी महाराज के समय से ही राजधानी था और यहाँ पर उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था, अब ये मुगलों के अधिकार में चला गया, ठीक है भैया, मुगलों के अधिकार में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर राजा राम की बात करें तो राजा राम का राज्याभिषेक होगा, ठीक है। और राजा राम जो है, ठीक है, राजा राम के बारे में सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने कैपिटल फिर किसे बनाई, कैपिटल मतलब राजधानी, कैपिटल मींस राजधानी। क्योंकि रायगढ़ मुगलों के अधिकार में चला गया था तो इन्होंने पहले तो राजधानी बनाई जिंजी, पहले इन्होंने राजधानी किसे बनाई, पहले इन्होंने जिंजी को राजधानी बनाई, पहले इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने जिंजी को राजधानी बनाई, पहले इन्होंने जिंजी को राजधानी बनाई, ठीक है। पहले जिंजी याद करिए, जिंजी वही है जो शिवाजी महाराज की अंतिम विजय थी, उसके बाद इन्होंने सतारा को राजधानी बनाई, मतलब आप कह सकते हैं कि पहली राजधानी किसे बनाई और दूसरी राजधानी किसे बनाई, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो पहली राजधानी उन्होंने बनाई थी जिंजी को, ठीक है, पहली राजधानी जिंजी को बनाई थी, दूसरी राजधानी किसको बनाई, सतारा को बनाई, ठीक है। तो पहली राजधानी जिंजी और दूसरी राजधानी क्या है, सतारा, ठीक है ना, चलिए। इसी प्रकार से राजा राम, भाई राजा राम की राजधानी हो गई। और अगला पॉइंट क्या याद रखें आप ये भी ध्यान रखें कि 1691 से 98 तक जुल्फिकार खां के नेतृत्व में, जुल्फिकार खां ये मुगल सरदार था, जुल्फिकार खां के नेतृत्व में, जुल्फिकार खां के नेतृत्व में, ठीक है, नेतृत्व में मुगलों ने इन्हें सतारा में कैद किया, इन्हें सतारा में कैद रखा, सतारा में कैद रखा, ठीक है, सतारा में कैद रखा। मतलब आप कह सकते हैं कि मुगल जुल्फिकार खां, जुल्फी 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, 1700 में इनकी मृत्यु हो गई, 1700 में इनकी मृत्यु हो गई, मतलब डेथ हो गई, है ना, 1700 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है भैया। अच्छा, ठीक है, तो ये चीज है, बिल्कुल, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आज बोर हो रहे हो तुम, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो देखिए भैया, राजा राम, और एक बात और है, आपको अपने एग्जाम के लिए, एनटीपीसी के लिए जितनी जरूरत है पढ़ने की, उससे 2 लाइन ज्यादा पढ़ाऊंगा, कम नहीं पढ़ाऊंगा। और जिनको बहुत ज्यादा स्टोरी सुनने की आशा हो, इच्छा हो, उन्हें बता दूं कि हम ऑलरेडी हिस्ट्री को तकरीबन 3 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं। और आप अगर ज्यादा स्टोरी सुनने की इच्छा रखेंगे तो ये 3 महीना 5 महीना भी हो सकता है। फिर अंत में आप यही कहिएगा सर जी आपने केवल इतिहास पढ़ाया, फिर थोड़ा पढ़ा लेने दो और मजे लेने के चक्कर में थोड़ा कम रहो, ठीक है, और कहानी के चक्कर में भी थोड़ा कम रहो, ठीक है, चलो, ठीक है। तो भैया कुल मिलाकर 1691 से 1698 तक, ठीक है भैया, चलो, ठीक है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, संभाजी वाले मामले में एक करेक्शन जो है कराऊंगा, एक करेक्शन है संभाजी वाले मामले में। करेक्शन है कि जो इनका शासनकाल है, ठीक है ना, जो इनका शासनकाल है इसमें आपको करेक्शन करना है, ठीक है, करेक्शन करना है। जो पहले दिन में आपको इनका शासनकाल मतलब रूलिंग पीरियड लिखवाया था इनका, इसमें आपको करेक्शन करना है। और वो करेक्शन ये है कि भाई इनका जो शासनकाल है वो 1680 से 1689 रहेगा, ठीक है ना, 1680 से 1689 रहेगा, ठीक है ना, ये करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर राजा राम का शासनकाल शुरू होगा। चलिए फिर वापस हम इस पर लौटते हैं। राजा, तो राजा राम की भी डेथ हो गई। अब राजा राम से क्वेश्चन क्या ही मिलेगा, तो एक तो ये कि राजा राम से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा राम ने राज्याभिषेक के बाद या राजा राम ने छत्रपति बनने के बाद अपना अपना मुख्यालय किसे बनाया था, जिंजी को। और जिंजी भी जब मुगलों के अधिकार में चला गया, जब जिंजी भी मुगलों के अधिकार में चला गया तब इन्होंने सतारा को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। और जुल्फिकार खां कौन है, ये मुगल सरदार है, ये मुगल सरदार है और इसके नेतृत्व में मुगलों ने इन्हें सतारा के किले में ही लंबे समय तक कैद रखा। और अंततः भाई सतारा के किले से आजाद तो हुए, लेकिन 1700 ईस्वी में इनकी डेथ हुई। और इनकी डेथ के बाद फिर कौन आया, इनकी डेथ के बाद भैया आएंगी ताराबाई, इनकी डेथ के बाद कौन आएंगी, ताराबाई। तो अब आइए जरा ताराबाई के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, किसके बारे में देख लिया जाए, ताराबाई, ठीक है ना, आइए बिल्कुल, आइए देख लिया जाए। ताराबाई के बारे में बात करें तो भैया सबसे पहले तो ये कि ये ताराबाई स्वयं है ना कैसे शासिका बनी, तो अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय, पुत्र शिवाजी द्वितीय, पुत्र शिवाजी द्वितीय, पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका, पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के रूप में शासन किया, के रूप में शासन किया, के रूप में शासन किया, ठीक है, के रूप में शासन किया। मतलब कह सकते हैं कि ठीक है ना, आइए तो एकदम सीधी सी बात है कि ताराबाई के बेटे हैं शिवाजी सेकंड, मतलब राजा राम के बेटे, ठीक है। तो रूल एज रीजेंट ऑफ हर सन शिवाजी सेकंड, ठीक है। तो ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के रूप में शासन किया, ठीक है ना, क्या किया, संरक्षिका के रूप में शासन किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, टाइटल, अगर इनके टाइटल की बात करें, टाइटल का मतलब उपाधि। अगर आप उपाधि देखेंगे तो उनको उपाधि दी गई औरंगजेब के द्वारा, क्या, ईमानदार, ईमानदार मतलब ऑनेस्ट, ईमानदार मींस ऑनेस्ट, ठीक है। तो इन्हें ऑनेस्ट की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब ने ये उपाधि दी, किसने ये उपाधि दी थी, औरंगजेब के द्वारा इन्हें ईमानदार कहा गया, ठीक है ना, औरंगजेब के द्वारा इन्हें क्या कहा गया, ईमानदार कहा गया, ठीक है। बात अगली बात क्या, अगली बात ये है कि भैया सर्वाधिक योग्य मराठा महिला है, सर्वाधिक योग्य मराठा महिला, सर्वाधिक योग्य मराठा महिला, ठीक है, सर्वाधिक योग्य मराठा महिला, मतलब कह सकते हैं कि मोस्ट एलिजिबल, ठीक है, मोस्ट एलिजिबल मराठा लेडी, ठीक है, मोस्ट एलिजिबल मराठा लेडी, ठीक है, मोस्ट एलिजिबल मराठा लेडी, ठीक है। ताराबाई के बारे में ये 3 बातें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, ताराबाई के बारे में ये 3 बातें। अब ताराबाई के बारे में 3 बातें दिमाग में रखने के तुरंत बाद आप आ जाइए किस पर, खेड़ा के युद्ध पर, किस पर आ जाइए, खेड़ा का युद्ध, ठीक है ना, खेड़ा का युद्ध, ठीक है। और जो खेड़ा का युद्ध है, खेड़ा का युद्ध मतलब बैटल ऑफ खेड़ा, ठीक है, बैटल ऑफ खेड़ा, बैटल ऑफ खेड़ा, ठीक है। तो खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, खेड़ा का युद्ध 1707 में, ठीक है,
खेड़ा का युद्ध कब हुआ था भैया? खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707। अब इस खेड़ा के युद्ध के कारण भी समझ लेंगे। ये जो खेड़ा का युद्ध हो रहा है 1707 में, ठीक है, इसमें एक तरफ, ठीक है ना, अजी ठीक, खेड़ा का युद्ध जो हो रहा है इसमें एक तरफ साथियों ताराबाई है और दूसरी तरफ कौन है? शाहू जी महाराज। ताराबाई कौन है वो आप देख रहे हैं कि राजा राम की पत्नी है और शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही है, ठीक है। साहू जी कौन होंगे? साहू जी संभाजी के बेटे होंगे, ठीक है ना। साहू जी कौन होंगे? संभाजी के बेटे होंगे। तो भैया देखिएगा ये युद्ध होगा किसके किसके बीच में? तो एक तरफ होंगे साहू जी महाराज, एक तरफ कौन? साहू जी महाराज, ठीक है, साहू जी महाराज, ठीक है। एक तरफ कौन होगा? साहू जी महाराज होंगे और दूसरी तरफ कौन? दूसरी तरफ ताराबाई, है ना। दूसरी तरफ कौन? ताराबाई, दूसरी तरफ कौन भैया? ताराबाई, ठीक है, दूसरी तरफ ताराबाई, ठीक, ये युद्ध होगा। अब इस युद्ध में क्या होगा? इस युद्ध में भैया साहू जी महाराज की जीत होगी, ठीक है ना, की जीत, है ना, की जीत होगी, मतलब की विक्ट्री होगी। अब इनकी विक्ट्री होगी किसकी हेल्प से? इनकी जो जीत होगी विद द हेल्प ऑफ क्या? विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ, विद द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ, विद द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि बालाजी विश्वनाथ की मदद से, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ की मदद से, बालाजी विश्वनाथ की मदद से, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ की मदद से, ठीक है। अब ये चूंकि अब खेड़ा का युद्ध कौन जीत गया? साहू जी महाराज जीत गए। साहू जी महाराज ये युद्ध क्यों जीत गए? देखिए पहली बात तो साहू जी महाराज आप समझ रहे हैं कि साहू जी महाराज मुगलों के कैद में थे। साहू जी महाराज कहां थे? साहू जी महाराज मुगलों के कैद में थे, ठीक है। साहू जी महाराज मुगलों के कैद में थे। मुगलों के मराठों की दुश्मनी तो शुरू से ही थी, तो मुगल मराठी एक दूसरे को वैसे नहीं देखना चाहते थे। तो साहू जी महाराज मुगलों के कैद में थे और जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, औरंगजेब की डेथ के बाद जो अगला मुगल शासक बना जिसका नाम था बहादुर शाह प्रथम, जो औरंगजेब का बेटा था, उसने मराठों में आपसी लड़ाई लगवाने के लिए, आपसी झगड़ा लगवाने के लिए साहू जी महाराज को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह प्रथम जो मुगल शासक हुआ औरंगजेब की डेथ के बाद, वो जानता था कि अगर मैं साहू जी को छोड़ दूंगा तो वो जाकर ताराबाई से अपना हक मांगेगा, राजकाज में सिंहासन में हक मांगेगा, ठीक है, और फिर ऐसे में ये दोनों आपस में लड़ेंगे। और हुआ ये, ठीक है भाई। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर दिस मराठा एम्पायर, आफ्टर दिस मराठा एम्पायर डिवाइडेड, मराठा एम्पायर, आफ्टर दिस मराठा एम्पायर वाज डिवाइडेड, ठीक है, मराठा एम्पायर वाज डिवाइडेड, मतलब मराठा एम्पायर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। मराठा एम्पायर वाज डिवाइडेड, तो मराठा एम्पायर ये डिवाइड हो गया, ठीक है, मराठा एम्पायर क्या हो गया? अब डिवाइड हो गया। तो ये चीज हुई, मराठा एम्पायर यहां पर डिवाइड हो गया, ठीक है, मराठा एम्पायर डिवाइड हो गया। और मराठा एम्पायर जब डिवाइड हुआ तो इसके दो पार्ट बने, ठीक है, और वो दो पार्ट कौन से थे? एक पार्ट हुआ उत्तरी मराठा साम्राज्य, उत्तरी मराठा साम्राज्य, ठीक है, एक पार्ट हुआ उत्तरी मराठा साम्राज्य, ठीक है, और दूसरा पार्ट हुआ क्या? दक्षिणी मराठा साम्राज्य, दक्षिणी मराठा साम्राज्य, ठीक है, दक्षिणी मराठा साम्राज्य, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ मराठा एम्पायर, नॉर्थ मराठा एम्पायर, नॉर्थ मराठा एम्पायर, और दूसरा क्या? साउथ मराठा एम्पायर, साउथ मराठा एम्पायर, ठीक है, साउथ मराठा एम्पायर, ठीक है, ये डिवाइड हो गया। और यहाँ पर कौन किंग हुआ? यहाँ पर किंग हुए शाहू जी महाराज, ठीक है, यहाँ पर किंग कौन हुआ भैया? तो यहाँ पर किंग हुए साहू जी महाराज, ठीक है, साहू जी हुए। और यहाँ पर कौन हुआ भैया? तो यहाँ पर हो गए, यहाँ पर किंग कौन हुआ? यहाँ पर किंग हुए शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय, ठीक है भैया। और अगली बात, यहाँ पर कैपिटल, कैपिटल मतलब राजधानी, यहाँ पर कैपिटल क्या बनाई गई? यहाँ की कैपिटल हुई सतारा, क्या हुई? सतारा। और यहाँ की कैपिटल क्या हुई? यहाँ की कैपिटल हुई क्या? यहाँ की कैपिटल हुई भैया क्या? यहाँ की कैपिटल हो गई कोल्हापुर, क्या हो गई? कोल्हापुर, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर कैपिटल की राजधानी होगी सतारा और यहाँ पर होगी कोल्हापुर, ठीक है ना, हाँ जी भैया, ठीक। तो एज इट इज आप समझिए। अब क्या हुआ? ठीक, अब इसमें अगली बात है, अगली बात ये है कि यहाँ पर यह भी जाने कि साहू जी, ठीक है, साहू जी महाराज ने क्या किया? बालाजी विश्वनाथ को, ठीक है, हाँ, बालाजी विश्वनाथ को सेना करते बनाया गया। किसने बनाया गया? सेना करते नियुक्त किया गया, सेना करते नियुक्त किया गया, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि सिंपल सी चीज क्या कह सकते हैं? अपॉइंटेड एज, अपॉइंटेड एज सेना करते, अपॉइंटेड एज सेना करते, तो सेना करते नियुक्त किया गया। बालाजी विश्वनाथ की मदद से ही तो जीते थे, है ना, बालाजी विश्वनाथ की मदद से ही साहू जी महाराज जीते थे। तो जब साहू जी महाराज जीते और छत्रपति बने तो इन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पहले सेना करते बनाया, ठीक है ना, और फिर इन्होंने अपना पेशवा भी बनाया, ठीक है, इन्होंने क्या किया? फिर पेशवा बनाया। इन्होंने किसको पेशवा बनाया? इन्होंने किसे पेशवा बनाया? वही बालाजी विश्वनाथ को। किसे भैया? बालाजी जो विश्वनाथ है, इन्हें ही इन्होंने अपना पेशवा भी बनाया, ठीक है, पेशवा भी बनाया, ठीक है। पेशवा किसे बनाया इन्होंने? तो इन्होंने पेशवा बनाया बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। अब एक चीज ये समझिए कि साहू जी महाराज की जब डेथ हुई, ठीक है ना, हाँ जी, है ना, साहू जी महाराज की डेथ हुई, ठीक है, साहू जी महाराज की डेथ। अब इसमें ये चीज यहाँ पर अगले में मेंशन करते हैं, 1749 में साहू जी महाराज, ठीक है, साहू जी महाराज की डेथ के बाद, साहू जी महाराज की डेथ के बाद मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ठीक है, पुनः एक हो गया, पुनः एक हो गया, ठीक है ना, पुनः एक हो गया, मतलब सीधा सीधा 1749, ठीक है, 1749, मतलब जो मराठा साम्राज्य दो हिस्सों में बट गया, ठीक है, खेड़ा के युद्ध के बाद, खेड़ा के युद्ध के बाद जो मराठा एम्पायर, है ना, दो हिस्सों में बट गया था, वो साहू जी की डेथ के बाद फिर से एक हो गया, ठीक है, साहू जी की डेथ के बाद ये फिर से एक हो गया। और अगले छत्रपति कौन गए? और छत्रपति हुए कौन अगले? तो अगले छत्रपति बने कौन? शिवाजी द्वितीय के बेटे राजा राम द्वितीय। कौन भैया? राजा राम द्वितीय, राजा राम द्वितीय, बात समझिएगा, ठीक। तो भैया ये जो साहू जी महाराज की डेथ हुई तो इसके बाद मराठा एम्पायर फिर से एक हो गया, ठीक है ना, फिर से एक हो गया और शिवाजी द्वितीय के बेटे राजा राम द्वितीय छत्रपति हुए, ठीक है। लेकिन इनका लंबा समय नहीं रहा, 1749 से 1750 तक ही इनका हुकूमत मान सकते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखिए एक चीज यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि साहू जी महाराज का टाइम पीरियड क्या, अगर आप साहू जी महाराज का टाइम पीरियड देखिए, साहू जी महाराज का जो टाइम पीरियड है देखिए अगर आप, तो साहू जी महाराज का टाइम पीरियड क्या था? 1708 से 1749, ठीक है। और जब तक साहू जी महाराज के समय के पेशवा कौन थे? के समय के पेशवा
पेशवा। के समय अगर हम पेशवा की बात करते हैं, ठीक है, के समय अगर हम पेशवा की बात करते हैं तो इनके समय में एक तो पेशवा पहले हुए कौन? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। दूसरा कौन हुआ? दूसरे हुए बाजीराव प्रथम। ये आगे जब हम पेशवाकालीन मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तब ये वाला समझ में आएगा, लेकिन अभी देखिए जरा, फिर कौन? बालाजी बाजीराव। कौन? बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ठीक। तो भैया 1713 से 1720 तक बालाजी विश्वनाथ रहे, फिर 1720 से 1740 बाजीराव प्रथम रहे, फिर 1740 से आगे 1761 तक ये रहेंगे। तो बालाजी बाजीराव जिस समय पेशवा थे, बालाजी बाजीराव जिस समय पेशवा थे, उसी समय इनके और इनके बीच में एक समझौता हुआ, जिसे कहते हैं संगोला की संधि। क्या कहते हैं? संगोला की संधि, ठीक है, मतलब हम इसे कहते हैं संगोला एग्रीमेंट। क्या कहते हैं इसे? हम इसे कहते हैं संगोला एग्रीमेंट, संगोला एग्रीमेंट। और ये जो संगोला एग्रीमेंट है ये कब हुआ था? 1750 में, ठीक है। संगोला एग्रीमेंट कब हुआ था? 1750 में, ठीक है। संगोला एग्रीमेंट कब हुआ था? 1750 में हुआ था। और इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि किसकी भैया मीडिएटर इसमें कौन रहा? मीडिएटर मतलब किसकी मध्यस्थता से ये हुआ है ना, किसकी मध्यस्थता से, ठीक है, ये समझौता हो पाया था। तो इनका नाम था रघुजी भोसले। क्या नाम था? रघुजी भोसले, ठीक है। रघुजी भोसले की मध्यस्थता से, रघुजी भोसले की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ, ठीक है। यह समझौता रघुजी भोसले की मध्यस्थता से हुआ और इसके दो परिणाम हुए। क्या? ये दोनों लिख लीजिए, खत्म। इसके दो परिणाम हुए। पहला क्या कि छत्रपति जो थे, ठीक है, छत्रपति और पेशवा, इन दोनों की स्थिति कैसी हो गई? अब समझिए, इन दोनों की स्थिति हो गई कि भैया ये नाम मात्र के शासक रह गए, नाम मात्र के शासक हो गए, ठीक है, नाम मात्र के शासक, ठीक है। और ये क्या हो गए? ये वास्तविक शासक बन गए, है ना, वास्तविक शासक बन गए, ठीक है, वास्तविक शासक बन गए, ठीक है। सिंपल सी चीज है, आपको ध्यान देनी है, ठीक। मतलब ये कह सकते हैं कि नॉमिनल, ये क्या हो गया? नॉमिनल रूलर, ठीक है। और ये क्या हो गया भैया? बिकम रियल रूलर, बिकम रियल रूलर, खत्म, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, बस इसी सेशन को एक बार अगर दोबारा भी ध्यान से देख लेंगे तो अगर कहीं कुछ डाउट हो रहा होगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि साहूजी महाराज के समय में जो तीन पेशवा हुए, इसमें से जो बालाजी बाजीराव थे, इनके समय में राजा राम द्वितीय के साथ संगोला की संधि जो रघुजी भोसले की मध्यस्थता से हुई, इस संधि में ये शर्तें थी कि छत्रपति हम नाम के राजा होंगे, जबकि वास्तविक राजा कौन होगा? पेशवा होगा। तो यहाँ से छत्रपति नाम के राजा रह गए और पेशवा वास्तविक शासक था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक बढ़िया तरीके से लिख लीजिएगा। अगर आप पॉजिटिव हैं, सकारात्मक सोच वाले हैं तो सब समझ में आया होगा, ठीक है भैया। और बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से नोट्स भी बन जाएगा आपका। और अगर थोड़ा बहुत कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कल डाउट सेशन है, सैटरडे 12 बजे, ठीक है। और इसके अलावा आप दोबारा भी एक बार देख लेंगे तो आराम से समझ आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।